नमस्कार साथियों, विंध्य जीएस सर्किल में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री ने अभी हाल ही में बजट जारी किया है, तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारे क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है यूनियन बजट, केंद्रीय बजट। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्लास है ये बजट का पार्ट 1 है। इसका अर्थ है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि बजट में क्या क्या शामिल है, उसके अंग क्या हैं, उसके बजट होता क्या है, उसके क्या हिस्से हैं, उसमें कौन सी मदें शामिल होती हैं, तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है वित्त मंत्री द्वारा, ये इसकी विशेषता क्या है और इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये जो आज हमारी क्लास है इसमें हम बजट के बारे में बताएंगे और साथ ही बजट के अंग क्या हैं, उसमें कौन कौन सी मदें शामिल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो हमारी अगली क्लास होगी ये बजट पार्ट 2 होगा, उसमें हम देखेंगे कि बजट का से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख क्या है। साथ ही हम उस पर ये चर्चा करेंगे कि जो वित्त मंत्री ने बजट जारी किया उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कितने स्टेप में जारी होता है और उसका निर्माण कैसे होता है। और साथ ही हम जो बजट जारी हुआ है उसकी कुछ विशेषताएं लेंगे, ठीक है। और चौथे हिस्से में हम लेंगे कि उससे संबंधित प्री में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगी, तो इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो बजट वाला पार्ट है वो हर एग्ज़ाम में आता है और बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, कि कोई भी एग्ज़ाम हो, और आम जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अब चलिए शुरू करते हैं। जब आम जीवन की बात हुई तो हम इसी से शुरू करते हैं कि बजट होता क्या है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी देखिएगा। इसके बाद जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, प्री ओरिएंटेड स्पेशल बजट स्पेशल जो वीडियो होगी इसकी क्लास 2, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बजट जो है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एग्ज़ाम में तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, साथ ही आम आदमी के जीवन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए लेमैन भाषा में हम आपको बताते हैं। बजट जो है एक लेखा जोखा है। बजट क्या है? बजट जो है एक लेखा जोखा है। मतलब लेखा जोखा का क्या अर्थ है? लेखा जोखा का अर्थ है आय और व्यय, पैसा कैसे आ रहा है, किन किन हिस्सों मदों में आ रहा है, और वो जो पैसा जो आ रहा है वो किन किन मदों में खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बजट होता है वो चाहे एक परिवार का बजट हो सकता है, एक राज्य का बजट हो सकता है, एक देश का बजट हो सकता है। जैसे परिवार का बजट अगर हमने चर्चा की, तो जैसे जो हमारे गार्जियन हैं वो 1 तारीख को, मान लीजिए किसी के गार्जियन सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो उनको सैलरीड पर्सन, मतलब वो सैलरी वेतन पाते हैं, तो वो वेतन लाते हैं, ठीक है। कोई किसी के घर में गार्जियन जो होंगे वो किसान होंगे, तो फसल बेचने के बाद उनकी आमदनी होती होगी, या कोई व्यवसायी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, तो बिजनेस के बाद उनको जो इनकम होती होगी, तो वो ये महीने की शुरुआत में अपना एक एस्टिमेट बनाते हैं, अपना लेखा जोखा बनाते हैं कि हमारी जो आय है, किन किन जगहों से हमारी आय हुई है, और जब ये आय हुई है तो इसको हमें किन किन मदों में खर्चा करना है। जैसे परिवार का हमने उदाहरण लिया, तो परिवार का क्या हो गया, हमारे पिताजी जो हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, वो सैलरी लाए, बिजनेस से उन्होंने जो धन अर्जित किया, फिर उसको उन्होंने विभाजित किया कि सब्जी वाले को इतना देना है, दूध वाले को इतना देना है, बच्चों की जो फीस है हम लोगों की वो इसमें इतना खर्चा करना है, गाड़ी से चलते हैं तो पेट्रोल में हमको इतना खर्चा करना है, घर का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है, वाटर टैक्स देना है। ये सारा जो विभाजन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये व्यय हो गया। और जो पैसा उन्होंने बिजनेस से कमाया, या जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो उन्हें सैलरी मिली, वेतन मिला, ये आय हो गया। तो परिवार के नज़रिए से आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो बजट है। राज्य की दृष्टि से और देश की दृष्टि से जो विभिन्न सोर्सेज से राजस्व की प्राप्ति हुई, रेवेन्यू अर्जित हुआ, वो आय हो गया, उसको रिसिप्ट कहा जाता है। और जो विभिन्न सोर्सेज जो आय हुई उनको किन किन मदों में खर्चा करना है, इसका विभाजन वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्री उसको प्रस्तुत करते हैं, ये बजट हो गया, ठीक है। तो बजट क्या है, अब आप बताइए। आपसे अगर पूछा जाए तो बजट कुछ नहीं है, लेखा जोखा है। लेखा जोखा या आय व्यय का एक रिकॉर्ड है, आय व्यय का रिकॉर्ड। ये आय व्यय का रिकॉर्ड क्या है?
पैसा कहाँ से आ रहा है, किन किन मदों से आ रहा है, और जो पैसा आया वो कहाँ जा रहा है, किन किन मदों में खर्चा हो रहा है। जैसे अभी हमने आपको परिवार के सेंस में समझाया, तो ऐसे ही देश के सेंस में होता है। तो सबसे पहले ये याद रखिए, इस अगली क्लास में हम बताएंगे कि बजट का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है संसद में, साथ ही ये कौन सा मंत्रालय इसको जारी करता है, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या हैं, जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है उसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही इससे संबंधित प्री में किस तरह के प्रश्न बनेंगे, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास का हमारा मोटिव है, उद्देश्य है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि बजट के हिस्से क्या हैं, बजट में क्या क्या शामिल हैं और उन उस हिस्सों का क्या मतलब है, बजट के अंग का मतलब क्या है, तब तक आप ये नहीं बता सकते और ये समझ में बहुत मुश्किल होगा कि बजट जो प्रस्तुत हुआ है वो उसकी विशेषता क्या है या उससे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न कैसे निकल रहे हैं। तो हमारी इस क्लास में केवल बजट के मुख्य पार्ट क्या हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आय हो रही है, कैसे व्यय हो रहा है, तो बस इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमने आपको बजट का सिंपली परिभाषा बताया या उसका अर्थ समझाया कि जैसे परिवार होता है वैसे ही देश होता है, देश का भी एक बजट होता है। आय है उसको बजट की भाषा में रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट, ठीक है। और जो व्यय है उसको बजट की भाषा में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। बजट जो है, देख रहे हैं आप, बजट जो है आय को बोलते हैं रिसिप्ट ये, और व्यय को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। पैसा कैसे आ रहा है और पैसा कैसे जा रहा है, तो आ रहा है तो वो आय है, रिसिप्ट है, जा रहा है जो जा रहा है वो व्यय है, वो एक्सपेंडिचर है। आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है तो ये आय हो गई, ठीक है, रिसिप्ट, और जा रहा है तो ये व्यय हो गया, ठीक है, जा रहा है तो ये व्यय हो गया या एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, या आय, रिसिप्ट या रेवेन्यू या व्यय, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखते हैं बजट के हिस्से हम देख रहे हैं। तो आय जो है हमारा दो हिस्सों में है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, राजस्व आय, और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत आय, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजी रिसिप्ट अभी हम पहले आपको पूरा बता देते हैं, इसके बाद हम इसको तोड़ तोड़ के इसकी विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। तो बजट जो है आय है, रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, ठीक है, और पैसा जा रहा है। तो जो पैसा आ रहा है वो आय है, जो पैसा जा रहा है वो व्यय है, ओके। और जो आय है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व आय, और कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी आय, ठीक है। और जो पैसा जा रहा है व्यय है वो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंस, और पूंजी व्यय है, कैपिटल एक्सपेंस, ठीक। अब आप देखिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, राजस्व आय, इसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाए। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो टैक्सेबल राजस्व आय है, कर योग्य राजस्व आय, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, गैर कर योग्य राजस्व आय। तो और उसी तरह कैपिटल रिसिप्ट के दो पार्ट हैं, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नॉन डेप्ट पूंजी आय और डेप्ट ऋण पूंजी आय, डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। फिर टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो हिस्से हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक ओवरव्यू आपको ले लिया गया। ये देखिए एग्ज़ाम में और कई जगह नोट्स में लोग ये नहीं बताते, वीडियो में भी लोग ये नहीं बताते कि बजट का भैया विभाजन क्या है। आदमी पढ़ रहा है और पढ़ता चला जा रहा है, ये उसको यही नहीं पता कि बजट के हिस्से क्या हैं। तो हमने भी बहुत वीडियो देखे, उसमें यही कमी नज़र आई, लोग ये नहीं बताते, इस पर चर्चा ही नहीं करते कि बजट के पार्ट क्या है, और बताने लगे कि फलाने मद में इतना करोड़ आया, फलाने मद में इतना करोड़। अरे भैया पहले ये तो बताइए कि बजट के पार्ट क्या हैं। पहले जब पार्टवा ही नहीं पता होगा तो फिर पैसे से क्या लेना देना आदमी को। और विशेषता बताने लगते हैं कि इस क्षेत्र में इतना हुआ, पेंशन में इतना दिया गया, डिफेंस में इतना दिया गया, एग्रीकल्चर में इतना दिया गया। भैया मेरे पहले ये तो पता होना चाहिए कि बजट के पार्ट क्या हैं। इसीलिए हमने इस क्लास को, बजट वाले पार्ट को दो हिस्सों में विभाजित किया। पहले हम आपको आज समझाएंगे कि बजट के पार्ट क्या हैं, ठीक है, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगली क्लास में, कि उस पार्ट में जो यूनियन बजट प्रस्तुत हुआ है अभी, उसमें उसकी विशेषता क्या है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए हम आपको आज बजट के अंग बता रहे हैं। तो आप जल्दी से देख लीजिए, यूनियन बजट जो है
एक आय होता है, रिसिप्ट होता है, दूसरा व्यय एक्सपेंडिचर होता है। आय दो हिस्सों में होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व आय, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी आय, ठीक है। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के दो डिवीज़न है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। उसी तरह कैपिटल रिसिप्ट के दो पार्ट हैं, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के दो हिस्से हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर पर। जैसे यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट है वैसे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट है वैसे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इतना अब आपको समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिए हमारे साथ। उसके बाद अब हम समझते हैं कि ये राजस्व आय क्या है और ये पूंजी आय क्या है, ठीक है। उसी तरह ये राजस्व व्यय क्या है, पूंजी व्यय क्या है, इस पर हम नज़र डालते हैं। तो राजस्व आय क्या होता है, ये जो होता है बिजनेस जिससे जैसे ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, और बिजनेस कोई भी रन करता है या परिवार चलता है तो एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो पैसा जो आया है ऑपरेशनल एक्टिविटी से, जो इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी, तो वो इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी तो राजस्व आय कहलाता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी आप पूछेंगे क्या है, तो जो दैनिक क्रियाकलापों में, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी उत्पाद के निर्माण में किन किन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, उत्पाद बनने में जो डेली प्रोसेस में, मान लीजिए कोई कंपनी है जो ये कि स्टील का निर्माण कर रही है, तो उसके रन करने के लिए दैनिक में किन किन ऑपरेशन से गुजरना पड़ रहा है, तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी हो गई। तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट हो रही है वो राजस्व आय के अंतर्गत आती है। और देखिए हम तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ाते हैं और बजट में भी हम यही कर रहे हैं, हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का तुलना कर रहे हैं। उसी तरह हम रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस की तुलना करके आपको बताएंगे, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। न जाने कितने वीडियो हैं, न जाने कितने नोट्स हैं, और कोई नहीं बताता, तुलना भी नहीं की जाती, और लोग ऐसे ही बता देते हैं। अरे यार, याद नहीं करना है हमें पहले उसका मूलभूत कॉन्सेप्ट समझना है। उसमें अभी हमें यही नहीं पता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, हम बजट पढ़े जा रहे हैं पहले, इसीलिए हमने इसको हमने तुलना करके बताया है। तो पहला इसका तुलना है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी से, किसी वस्तु के निर्माण में जो प्रक्रिया से गुजरा जाता है, जैसे सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो फिर उसको नया निर्मित कर दिया जाता है। उसी तरह किसी वस्तु के निर्माण में जिन जिन एक्टिविटी से गुजरते हैं तो उसका जो पैसा आया वो ऑपरेशनल रेवेन्यू रिसिप्ट है। और फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसके विरोधी पक्ष में फाइनेंशियल एक्टिविटी, इनकम जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो पहला इसका अंतर है कि रेवेन्यू रिसिप्ट ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होती है वो होती है, और कैपिटल रिसिप्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है, जब हम वो इरेगुलर नहीं होता है, ये कभी हम मान लीजिए कोई गाड़ी खरीद लिए और किसी का बर्थडे मना दिया, हम लेमैन भाषा में बोल रहे हैं, परिवार में जैसे मान लीजिए गाड़ी खरीद लिए, तो गाड़ी क्या हर दिन गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी अगर 4 पहिया खरीद रहे हैं भैया, वो 15-20 लाख की आएगी, तो वो हमारी कम से कम एक योजना के अंतर्गत आएगी ना, 10 साल में एक बार खरीदेंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। तो समझ गए आप। अब ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होती है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक। इसका दूसरा अंतर है कि देखिए, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये रेगुलर होता है, रिकरिंग होता है। मतलब जैसे हमने बोला ना कि किसी वस्तु के निर्माण में या किसी का ऑपरेशन की प्रक्रिया में, तो वो डेली हो रहा है ना। और फाइनेंशियल एक्टिविटी, गाड़ी हम ये केवल उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, गाड़ी तो हम 10 साल में एक बार खरीद रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया। तो जो अभी देखिए, एक चीज़ दूसरे से लिंक है, इसको याद नहीं करना है। पहले हमने पकड़ा ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक। ऑपरेशनल एक्टिविटी, वस्तु का निर्माण, ये डेली हो रहा है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये रेगुलर है, रिकरिंग है। तो इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट आ गया, ये रेगुलर है और रिकरिंग है। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो आय जाती है वो रेगुलर होती है, रिकरिंग होती है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति होती है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट में आय जाती है वो ओकेजनल होती है, मतलब वो कभी कभार होती है। जैसे हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, 10 साल में एक बार हमने 4 पहिया खरीद लिया, तो ओकेजनल होती है और नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग मतलब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। भैया हम डेली गाड़ी थोड़े खरीद रहे हैं,
ठीक है, इसका दो अंतर आप समझ गए। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा अंतर देखिए, अगर ये रेगुलर है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है रेगुलर इनकम इसमें आती है, तो ये जो है बिजनेस को, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करता है। ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में जो आय जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करता है, लेकिन ये जो कैपिटल रिसिप्ट में जो आय जाती है उसका प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से, देश के प्रॉफिट एंड उससे, बजट के प्रॉफिट एंड लॉस से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका पहला है कि ये ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होती है इसमें जाती है, इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो इनकम जाती है ये कैपिटल रिसिप्ट में जाती है। दूसरा है कि यह रेगुलर होता है और कैपिटल रिसिप्ट जो है ओकेजनल होता है। तीसरा है कि यह जो है प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका चौथा है कि ये टैक्सेबल होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है कर योग्य होता है और कैपिटल रिसिप्ट की जो आय होती है वो टैक्स फ्री होती है, जब तक कि, समझ जाइए, टैक्स फ्री होती है जब तक कि उस पे के लिए कोई स्पेशल कर ना लगाया जाए, तो इसीलिए इसको टैक्स फ्री ही कहा जाएगा। भैया कोई प्रोविज़न किया गया, इसमें प्रोविज़न हो सकता है लेकिन अमूमन ये टैक्स फ्री होती है कैपिटल रिसिप्ट की। चौथा, पांचवा और अंतिम अंतर है कि ये लिएबिलिटी जनरेट नहीं करती है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट की जो राजस्व आय है वो लिएबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। लिएबिलिटी मतलब वो उत्तरदायित्व का निर्माण नहीं करती है, ये नॉट लिएबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट की आय है वो लिएबिलिटी जनरेट करती है, ठीक है। तो अब आपसे कोई भविष्य में कहेगा कि या मेंस में अगर आ गया, ठीक है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो इसके 5 हमने डिफरेंस बता दिए, तुलनात्मक अंतर हम बता दिए। ये ऑपरेशनल होता है और पूंजी आय या कैपिटल रिसिप्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी से जनरेट होती है। ये जो होता है रेगुलर और रिकरिंग होता है। रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट जो है ओकेजनल और नॉन रिकरिंग होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित करता है, कैपिटल रिसिप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस को प्रभावित नहीं करता है। रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल होता है, ये अमूमन टैक्स फ्री होता है कैपिटल रिसिप्ट, जब तक कि कोई विशेष प्रोविज़न न किया जाए। ये लिएबिलिटी को जनरेट नहीं करता है और नॉट रिड्यूस एसेट्स, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट जो इनकम है वो नाइदर जनरेट लिएबिलिटी और नॉट रिड्यूस एसेट्स, ठीक है, लेकिन ये लिएबिलिटी जनरेट करता है कैपिटल रिसिप्ट वाला। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी। उसी तरह अब हम आते हैं राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने राजस्व आय और पूंजी आय का अंतर देखा, अब हम राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का अंतर देख लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस, देखिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। हम इतना बोल रहे हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। अब आप जब मेंस में लिखेंगे, अरे ये तो राजस्व व्यय है, अरे इसकी तो ये विशेषता है, तो चीज़ें को समझने के लिए बहुत आसानी होगी। जो अभी हम ये लेक्चर, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि आपको बजट से संबंधित दोबारा कभी डाउट कोई क्लियर ना हो और कभी कोई डाउट पैदा ही नहीं होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो आएगी। पढ़ाने का तरीका यही होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहिए फिर फैक्ट बताना चाहिए। लोग फैक्ट बताते जा रहे हैं, भैया कॉन्सेप्ट तो बताओ, तो ये इसीलिए हम नहीं बताया। तो अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस का अंतर क्या है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लघु अवधि के लिए एक्सपेंसेस होते हैं ये, और पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंस जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये दीर्घावधि के जो एक्सपेंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म, वो पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंस कहलाते हैं। ये रेगुलर और रिकरिंग है। राजस्व व्यय जो है हमारा, पैसा कहाँ जा रहा है, जो पैसा जो जा रहा है वो रेगुलर है, नियमित जो व्यय है और जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है। और जो इरेगुलर है, ओकेजनल है और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, नॉन रिकरिंग, वो कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यह है ये डज नॉट क्रिएट एसेट। जो राजस्व व्यय है, अगर हम कोई चीज़ खर्चा कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो भैया कोई संपत्ति खरीदने के लिए पैसा खर्चा करते हैं ना, लेकिन जो राजस्व व्यय में जो सरकार पैसा खर्चा कर रही है, तो राजस्व व्यय से कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता, डज नॉट क्रिएट एसेट्स। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंस वाले मद में अगर सरकार पैसा खर्चा करती है तो क्रिएट एसेट्स, इससे संपत्ति का निर्माण होता है, ठीक है। अब हमारा अगला है इसका अंतर कि डज नॉट रिड्यूस लिएबिलिटी। जो राजस्व व्यय में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो उत्तरदायित्व का घटाव नहीं करती है, डज नॉट रिड्यूस लिएबिलिटी, मतलब यह लिएबिलिटी को कम नहीं करती है।
लियाबिलिटी, जैसे हम लियाबिलिटी एक शब्द हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। लियाबिलिटी होती है जब हम किसी से उधार लेते हैं तो हमारी लियाबिलिटी उत्तरदायित्व क्या होता है कि फलाने से हम पैसा लिए हैं तो उसका कर्जा चुकाना है, तो ये उत्तरदायित्व हुआ, इसी को लियाबिलिटी कहते हैं। तो डज नॉट रिड्यूस लियाबिलिटी, राजस्व व्यय में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो लियाबिलिटी को कम नहीं कर रहा है, लेकिन जो पूंजी व्यय में पैसा खर्चा हो रहा है रिड्यूस लियाबिलिटी, ये लियाबिलिटी को कम कर रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंस शॉर्ट टर्म होता है, पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंस लॉन्ग टर्म होता है। राजस्व व्यय रेगुलर होता है, रिकरिंग होता है, पूंजीगत व्यय इरेगुलर नॉन रिकरिंग होता है। राजस्व व्यय डज नॉट क्रिएट एसेट और पूंजीगत व्यय क्रिएट एसेट्स, एसेट का निर्माण करता है। राजस्व व्यय जो है डज नॉट रिड्यूस लियाबिलिटी, ये उत्तरदायित्व का घटाव नहीं करता है, उत्तरदायित्व बना रहता है। और पूंजीगत व्यय में जो खर्चा होता है वो रिड्यूस लियाबिलिटी। अब आप कहें कि राजस्व व्यय का उदाहरण क्या है, तो भैया जैसे सैलरी दिया जाता है, ठीक है, सब्सिडी, किसानों को सब्सिडी दी जाती है, बिजली सब्सिडी किसी भी तरह की सब्सिडी दी जाती है और सैलरी को सरकार सैलरी देती है, तो ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंस राजस्व व्यय का उदाहरण है, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी सब्सिडी और भी उदाहरण है, तो ये राजस्व व्यय है, ठीक है। और पूंजी व्यय का उदाहरण है रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर सरकार ने कोई लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट कर रहे हैं। देखिए अभी हमने बोला था ना कि लियाबिलिटी का घटाव होता है, रिड्यूस लियाबिलिटी। हमने किसी से कर्जा लिया तो ये हमारी लियाबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व है कि उस कर्जा को पाटें, ठीक है। तो जब सरकार लोन ले रही है, इसका एक एग्जांपल देखिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, जब सरकार किसी से लोन ले रही है तो उसको पेमेंट कर रही है, तो ये उत्तरदायित्व लियाबिलिटी का कम हो रहा है कि नहीं। तो इसका एग्जांपल, हम वही एग्जांपल लिए हैं जो आपको समझ में आए, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लोन का जो पेमेंट हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस जो है रिड्यूस लियाबिलिटी, नॉट रिड्यूस लियाबिलिटी, उससे लियाबिलिटी का घटाव नहीं होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंस से लियाबिलिटी का घटाव होता है। हम कर्जा लिए हैं तो चुका रहे हैं, तो रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंस है। परचेज ऑफ मशीनरी एंड लैंड, क्योंकि हमने कहा ना कि क्रिएट एसेट्स, देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, हमने इस वाले हेडिंग से आपका ये उदाहरण लिया, क्रिएट एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंस, जिस पूंजी व्यय में जो खर्चे हो रहे हैं उससे एसेट्स का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल है परचेज ऑफ मशीनरी एंड लैंड, मशीनरी, सरकार मशीनरी की स्थापना कर रही है, जैसे बड़े बड़े परियोजनाएं लगाई जाती हैं, स्टील प्लांट लगाए जाते हैं, पावर प्लांट लगाए जाते हैं, तो इसके लिए मशीनरी परचेज होती है। लैंड खरीदा जाता है पुल बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, तो ये जो है एसेट्स का निर्माण हो रहा है, सरकार एसेट्स का निर्माण कर रही है। अभी हम सरकार देश के सेंस में ले रहे हैं, लेकिन यहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंस में डज नॉट क्रिएट एसेट्स, हम पेमेंट कर रहे हैं, लोग जो हमारे सरकार के अंदर में जितने वेतन भोगी हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या इससे संपत्ति का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंस में अगर हम परचेज ऑफ मशीनरी कर रहे हैं, परचेज ऑफ लैंड कर रहे हैं, परचेज ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इससे संपत्ति का निर्माण हुआ। तो इसका अंतर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ना किसी वीडियो में समझाया जाता है, ना कोई कोचिंग वाला बताता है, और ना किसी किताब में लिखा रहता है। भैया मेरे पहले कम से कम ये तो बता दो कि बजट में होता क्या है, उसके बाद ना बताओगे कि बजट की विशेषता क्या है, बजट का प्रोसेस क्या होता है, बजट से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन, जो कि केवल आपको मेरे चैनल पर ही हमारे द्वारा ही समझाया जाएगा, किसी भी चीज़ की तुलना करके अध्ययन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है और ज़िंदगी भर के लिए होता है। फैक्ट रटते जा रहे हैं, पैराग्राफ में रटते जा रहे हैं, भैया एक कीवर्ड से हम आपको समझा दिए। अब हमको विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़िंदगी में आप बजट से संबंधित कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुलनात्मक अध्ययन हमने किया रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस में, तुलनात्मक अध्ययन हमने आपको बताया रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में। अब आप कभी नहीं भूलेंगे और ना आपको भूलना चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद हमने देख लिया कि बजट के दो हिस्से हैं, आय है, व्यय है, रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट में अंतर देख लिया, एक्सपेंडिचर जो पैसा जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंस में जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंस में जा रहा है, इन दोनों का अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट में दो हिस्से हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर
कोई चार्ज किया जा रहा है किसी व्यक्ति के इनकम पर, इन चार्जेस ऑन इनकम अर्न्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एंटिटी, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो आय हो रही है उस पर जो चार्जेस अप्लाई होते हैं वो टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत क्या होता है, इन दोनों का हम तुलनात्मक अंतर बता रहे हैं। चार्जेज अप्लाई ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अगर सरकार किसी को कोई सेवा दे रही है तो उसके बदले में चार्ज ले रही है तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम पर, आय पर जो कर लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। एक पर्सनली इंडिविजुअल के ऊपर अगर या एंटिटी के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप समझ लिए ना, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं जो कि टैक्स रेवेन्यू के रिसिप्ट के अंतर्गत आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत हमने क्या लिया, अभी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम किसी वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो उस पर जो हमें टैक्स हमें देना पड़ता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन अगर हमारी इनकम हो रही है उस पर हमें जो टैक्स देना पड़ता है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हुआ, जीएसटी हो गया, क्योंकि टैक्सेस ऑन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु और सेवा खरीद रहे हैं तो उस पर जो हमें कर देना पड़ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे जीएसटी हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। जगह की कमी है, लिख नहीं सकते, नहीं तो हम आपको, चलिए हम लिख के बता दे रहे हैं। ये आप, हमें उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहाँ हम देख ले रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, ठीक, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वस्तु और सेवा खरीदने पे लगता है, जैसे जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स जो है आय पर लगता है। तो ये जीएसटी हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब आप देख लिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल हम आपको बताएं। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू हमारा हो गया, चार्जेस ऑन इनकम अर्न बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी, तो वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। और टैक्स रेवेन्यू में इनकम पर जो अगर लग रहा है, और चार्जेस ऑन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पर जो चार्जेस लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और इनकम पर, इंडिविजुअल के इनकम पर जो टैक्सेस लग रहा है वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, चार्जेस ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, अगर सरकार कोई हमें सेवा दे रही है तो उसके बदले में भैया पैसा लेगी, क्योंकि कोई इस ज़माने में फ्री में सेवा नहीं करता। माना कि सरकार एक भारत में कल्याणकारी राज्य है, लेकिन अगर हम कल्याणी करते रह जाएंगे तो राजकोष तो खाली हो जाएगा ना। चाणक्य ने भी कहा था कि सप्तांग सिद्धांत थ्योरी दी थी। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि राजा के 7 मित्र होते हैं, उसमें कर भी है, होता है कर जो है राजकोष, जिसको राजकोष कहते हैं। राजकोष जो है चाणक्य जो है कौटिल्य हैं, वो सप्तांग सब सिद्धांत नाम का एक थ्योरी दिए थे, सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने कहा था कि राजा के 7 मित्र हैं, दंड है और ये क्या कहते हैं दुर्ग है, राजकोष है। तो राजकोष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है, अगर हम सरकार कोई, पहले के ज़माने में राजा, अभी के ज़माने में सरकार, अगर सरकार सभी को फ्री में ही दे देगी, सरकार किसी से चार्ज नहीं लेगी, तो राजकोष खाली हो जाएगा, तो फिर देश कैसे चलेगा। इसीलिए
नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होता है राजकोष का वो हिस्सा होता है जो सरकार अगर किसी को सुविधा दे रही है जनता को तो उसके बदले में कुछ पैसा ले रही है। ये क्या होता है, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट का उदाहरण। जैसे आप ये समझ लीजिए, पेट्रोलियम लाइसेंस देती है, उसके बदले में शुल्क ले रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, फ़ोन है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इसके लिए जो शुल्क लिया जा रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, उसमें जो शुल्क लिया जा रहा है इसका। और यूपीएससी का जो पेपर होता है, सॉरी, और पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जो सरकार फॉर्म भरवाने का पैसा लेती है, ये सब कहाँ गया। उसके बाद जो पुलिस की जो सर्विस दी जाती है, जैसे चुनाव में सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है, एयरपोर्ट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है, उस सबका पैसा कहाँ जाता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में होता है। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ये आप कहीं नहीं पाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत से बच्चों का कल्याण हो सके। क्योंकि इस विषय पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता, बजट सब पढ़ा देते हैं, लेकिन जो मूलभूत है उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है। हमने न, आपको ये वीडियो मिलेगा ही नहीं इस तरह का, भैया कोई मूलभूत सिद्धांत पे तो चर्चा करो। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत का एक अंग है राजकोष। अगर सरकार राजकोष में कर नहीं लेगी कर, तो राज कैसे चलेगा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, चार्जेज ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार कोई सेवा दे रही है तो उसके बदले में कोई शुल्क ले रही है, जैसे कम्युनिकेशन शुल्क, पेट्रोलियम लाइसेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी रेलवे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें शुल्क, जो पुलिस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी ड्यूटी, उसका जो शुल्क वसूलती है, वो सारे शुल्क नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। और हाँ, एक रियल एग्जांपल, रोड जब हम यूज़ करते हैं, ब्रिज हम यूज़ करते हैं, तो उसके बदले में हम टैक्स लेते हैं, गाड़ी में रोड टैक्स पहले ही वसूल लिया जाता है, वो सारा पैसा कहाँ गया, वो पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में गया। अब आप रियल लाइफ एग्जांपल से रूबरू हो गए होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा रोड चार्जेस, ब्रिज रोड और ब्रिज यूजेस चार्जेस। पुल और सड़क को यूज़ करने के लिए जो गाड़ी में रोड टैक्स जमा हो जाता है 4 पहिया में या 2 पहिया में, वो इसमें जाता है। सीआईएसएफ सीआरपीएफ की जो ड्यूटी लगती है वो इसमें जाती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से जो पैसा वसूला जाता है वो इसमें जाता है। और क्या कहते हैं, ये पुलिस की जो ड्यूटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो होते हैं, जैसे कैग जो ऑडिट करता है, इन सारी चीज़ों का जो पैसा जमा होता है, जो शुल्क वसूलती है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है। ठीक है, अब इस पर बहुत चर्चा हो गई। अब हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी आय। इन दोनों का अंतर हमने पहले ही बता दिया। पूंजी आय में एक होता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नाम से ही स्पष्ट है, नॉन डेप्ट मतलब अऋण, गैर ऋण पूंजी रिसिप्ट, पूंजी आय, गैर ऋण पूंजीगत आय, और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट ऋणगत पूंजी आय। ठीक है, तो नॉन डेप्ट गैर ऋण और डेप्ट ऋण पूंजी आय। तो नॉन डेप्ट में क्या हो गया, वो पूंजी आय जिनसे ऋण का जन्म नहीं होता, जैसे रिकवरी ऑफ लोन। अगर देखिए, केंद्र है, भारत एक संघ राज्य है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पर केंद्र है, राज्य है और स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है। तो अगर राज्य जो है सहायता मांगते हैं, लोन मांगते हैं केंद्र से, तो सरकार जो केंद्र है उनको लोन देता है, तो भैया राज्य जो है बाद में उस लोन को चुकाता भी है ना। अब हम आते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में, तो जो रिकवरी ऑफ लोन होता है वो इसमें शामिल होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश सरकार करती है, तो उसका एग्जाम्पल नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। बॉन्ड अगर जारी करती है, बॉन्ड और शेयर, तो उसका एग्जाम्पल नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, और डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कैसे होता है, अगर सरकार मार्केट से लोन ले रही है, ठीक है, मार्केट से लोन ले रही है, तो ये डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है, क्योंकि जब लोन ले रही है तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज़ चुकाना पड़ता है तो उससे उत्तरदायित्व का जन्म होता है, तो ऋण का जन्म होता है। तो मार्केट लोन हो गया। स्टेट प्रोविडेंट फंड, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि स्टेट प्रोविडेंट फंड किसका एग्जाम्पल है, तो ये डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है, स्टेट प्रोविडेंट फंड। और एक्सटर्नल डेप्ट, अगर सरकार किस विदेश से अगर ऋण ले रही है तो वो एक्सटर्नल डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत आएगा। तो अब आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बजट, रिसिप्ट
और आय रिसिप्ट पैसा आ रहा है तो आय रिसिप्ट, पैसा जा रहा है तो वह एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के दो हिस्से, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह एक्सपेंडिचर के दो हिस्से, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। इन दोनों का मूलभूत अंतर, ऑपरेशनल एक्टिविटी, कैपिटल रिसिप्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी से इनकम जनरेट होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट प्रॉफिट लॉस को प्रभावित करता है, ये प्रॉफिट लॉस को प्रभावित नहीं करता है, ये रेगुलर होता है, ये इरेगुलर होता है, ये टैक्सेबल होता है और ये नॉन टैक्सेबल होता है, ये लियाबिलिटी को पैदा नहीं करता है और ये लियाबिलिटी को पैदा करता है। रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके का होता है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो है डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत विभाजित है और जो है इनकम पर आय जो लगती है और गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पर जो आय लगती है वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है सरकार जो अपनी सेवा देती है उसके बदले जो पैसा कमाती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट में नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इसमें रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, इन सब चीज़ों से। डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जैसे मार्केट लोन हो गया, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, स्टेट प्रोविडेंट फंड हो गया, विदेशों से जो कर्जा लिया जा रहा है वो इसमें शामिल है। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर के दो हिस्से, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय शॉर्ट टर्म होता है, पूंजी व्यय लॉन्ग टर्म होता है। राजस्व व्यय रेगुलर रिकरिंग होता है, पूंजीगत व्यय इरेगुलर नॉन रिकरिंग होता है। राजस्व व्यय से एसेट का निर्माण नहीं होता लेकिन पूंजीगत व्यय से एसेट्स का निर्माण होता है। राजस्व व्यय से लियाबिलिटी नहीं कम होती लेकिन पूंजीगत व्यय से लियाबिलिटी कम होती है। राजस्व व्यय का उदाहरण पेमेंट ऑफ सैलरी, सब्सिडी, और पूंजीगत व्यय का उदाहरण रीपेमेंट ऑफ लोन और परचेज ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था हमारा बजट का पहला। इस पर बहुत कम लोग होंगे जो चर्चा किए होंगे। स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को यही नहीं समझ में आता कि बजट के पार्ट क्या हैं। सबसे पहले अगर बजट पढ़ाया जा रहा है तो पहले उसके हिस्से बता देने चाहिए, जो कि यूट्यूब में बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं और किताबों में, नोट्स में भी बहुत कम है, इस पर चर्चा ही नहीं होती है। जबकि यही बेस है, यही अगर आप नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। अब हम जो अगली हमारी बजट की क्लास होगी उसमें हम उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। उसमें हम पहले अनुच्छेद बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि बजट का प्रस्तुतिकरण प्रोसेस क्या होता है। थर्ड पार्ट में हम बताएंगे कि जो बजट जारी हुआ उसका जो मेन पॉइंट है, फोकस बिंदु, वो क्या है। फोर्थ पार्ट में हम क्वेश्चन लेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। इतना मेहनत किए होंगे, अगर आपको लगा होगा कि वीडियो काम किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बजट पार्ट 2 दिखाएंगे जो कि एग्ज़ाम प्री ओरिएंटेड होगा, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड था। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।